दुनिया के उन शांत कोनों में जहाँ परछाइयाँ लंबी सांसें लेती हैं और हवा रहस्यों से गूंजती है, कुछ ऐसी चीज़ें छिपी हैं जिनके बारे में हम इंसान नहीं जानते। कुछ ऐसा जो हमें अपनी डरावनी कल्पना का हिस्सा लगता है। यह है स्ट्रेंज लॉर और आप लोगों के साथ घटी दो सच्ची कहानियाँ सुनने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फुटस्टेप्स इन द स्नो फ्रॉम मिरियम। मेरा नाम मिरियम है और मैंने अपनी लगभग पूरी जवानी हॉस्पिटैलिटी में काम करते हुए बिताई है। मैं ऑस्ट्रिया में पैदा हुई थी, एक एल्पाइन विलेज में जो इंसब्रक से ज़्यादा दूर नहीं है, जो हमारे एरिया की स्की कैपिटल है। इसीलिए मैंने स्वाभाविक रूप से कई सर्दियाँ स्की रिजॉर्ट में काम करते हुए बिताई। मैं जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो कई साल पहले की है। मैं तब हाई स्कूल से तुरंत बाहर निकली थी, इसीलिए मैं अभी भी काफ़ी यंग और नईव थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक रोड ट्रिप के लिए पैसे बचा रही थी, जो मेरे सपनों का देश था, जिसमें मैं बाद में पूरी तरह से सेटल हो गई। काफ़ी आयरॉनिकली मुझे हमेशा बर्फ़ और ठंडे मौसम से नफरत थी। मुझे एक स्की रिजॉर्ट में वेट्रेस की जॉब मिली थी। मैंने मुख्य रूप से वेट्रेस के रूप में काम करने का फैसला किया ताकि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि हमारे एरिया में अक्सर कई इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे। मैं और किचन में अन्य लोग बहुत मज़े करते थे, क्योंकि किचन मैनेजर बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं थे। उन्होंने हमें बहुत फ्रीडम दी थी। मुझे वो पहला अनुभव घर से दूर और वहाँ बने सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से याद हैं। ये निश्चित रूप से हार्ड वर्क था। टेबल से टेबल तक भागना, जर्मन और इंग्लिश के बीच तुरंत स्विच करना। लेकिन मेरे पास दिन में कई घंटे खाली होते थे जब गेस्ट स्कीइंग के लिए चले जाते थे, और मैं आमतौर पर वो समय सोने या किताब पढ़ने में बिताती थी, क्योंकि मुझे स्कीइंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ये बिल्कुल असामान्य नहीं था कि डिनर सर्व करने के बाद कुछ किचन और वेटिंग स्टाफ एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। हम सभी यंग थे, घर से दूर। हम में से कई वास्तव में इटली और जर्मनी से आए थे, इसलिए हम एक क्लोज नेट ग्रुप बन गए थे। हम स्टाफ और रेजिडेंट्स के कॉमन रूम में इकट्ठे होते और बियर पीते, बोर्ड गेम्स खेलते और लाइफ के बारे में बातें करते। ये वहाँ करने के लिए एकमात्र अच्छी चीज़ थी, क्योंकि रिजॉर्ट पहाड़ के बेस पर था, मेन टाउन से दूर, और रात में उसका कोई कनेक्शन नहीं था। ये वो समय भी था जब स्मार्टफोन अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे। शायद ये आसान समय था जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन को बहुत अधिक वैल्यू दी जाती थी, या कम से कम ये मेरा ओपिनियन है। हम एक दूसरे को एंटरटेन, स्केरी स्टोरीज और गोस्ट टेल्स सुनाकर करते थे, जो पास ही के जंगल के बारे में होती थी, जिसकी काफ़ी बैड रेपुटेशन थी। एक पुरानी कोलीग, एक लेडी जो उस रिजॉर्ट में 10 सालों से ज़्यादा समय से रूम साफ कर रही थी, ने मुझे एक बार बताया था कि बैक कंट्री स्कीयर्स के लिए उस जंगल में गुम हो जाना, इंजर होना और रेस्क्यूअर्स के उन्हें ढूंढने से पहले गुजर जाना असामान्य चीज़ें नहीं थी। मुश्किल ये थी कि उस जंगल में कई रास्ते ऐसे थे जो आगे बंद हो जाते थे। क्लियरिंग थी जो किसी ट्रैक की तरह दिखती थी, लेकिन वास्तव में वो घने जंगल में जाती थी, जो किसी भी स्कीयर को चलने के लिए मजबूर करती थी। और वहाँ की ज़मीन पथरीली और इरेगुलर थी, दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बर्फ़ से आसानी से छिप सकते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड टूरिस्ट के लिए अक्सर ट्रैप बन जाते थे। ऐसी ही एक रात के अंत में, शायद थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद, मैं कॉमन रूम में अकेली रह गई। मुझे लगता है ये आधी रात का वक्त था और बाकी सभी बेड में चले गए थे। मैं वास्तव में थका हुआ महसूस नहीं कर रही थी, शायद इसलिए कि मैंने पूरी दोपहर सोते हुए बिताई थी। हालांकि मैं थोड़ी टिप्सी थी। मैंने खाली कांच के बोतल उठाए और रियलाइज़ किया कि बिन जिसमें हम एम्प्टी ग्लास डालते थे वो पूरी तरह से भरी हुई थी। इसलिए मैंने सांस ली, अपनी विंटर कोट पहनी और ठंड में बाहर रिसाइकलिंग बिन्स तक चलने के लिए तैयार हुई। ये एक ठंडी रात थी, क्योंकि हम सर्दियों के सीज़न के बीच में थे। मैं आसमान में सितारों को इनक्रेडिबल डेफिनेशन के साथ देख सकती थी, क्योंकि वहाँ लाइट पॉल्यूशन बहुत कम था। मेरे बूट्स ताज़ी बर्फ़ में धंस रहे थे। रिसाइकलिंग बिन्स रेजिडेंस के पीछे कुछ 100 मीटर दूर थे, उस रोड के किनारे जो पहले जंगल को टच करती थी। जंगल में पूरा अंधेरा था और पहाड़ों की चोटियाँ और इनकी परछाई इनके पीछे थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था,
लेकिन मैं एक वियर्ड फीलिंग को भूल नहीं पा रही थी जो मुझे अलर्ट रख रही थी। मुझे सही से नहीं पता था कि मुझे किस बात का डर था। मैं यंग थी और एक लड़की होने के नाते मैं हमेशा रात में बाहर अकेले होने पर थोड़ा अजीब महसूस करती थी। मैंने हर एक बॉटल को बिन में ऊंची आवाज के साथ फेंका, जिसके बाद मैं फिर जल्दी से वापस अंदर चली गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, जब मैंने पीछे का दरवाजा बंद किया तो मैंने राहत की सांस ली। मैं वहां के ओपन एरिया में खड़ी थी जहां आमतौर पर स्कीज और जूतों को छोड़ते थे। तभी मुझे किसी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मेरी नसों में खून ठंडा हो गया और मैंने सांस को रोक लिया। मेरी फर्स्ट रिएक्शन थी कि प्रिटेंड करूं कि मैंने इसे कभी सुना ही नहीं, लेकिन आधे मिनट के बाद फिर से खटखटाने की आवाज आई और इसीलिए मैंने जवाब दिया, बाहर कौन है? हेलो, क्या तुम मुझे अंदर आने दोगी? बाहर बहुत ठंड है, एक आदमी की आवाज ने धीमी और थके हुए टोन में जवाब दिया। मैंने पीप होल से देखा और मुझे एक नौजवान लड़का दिखाई दिया। मैंने सबसे पहले नोटिस किया कि उसके कपड़े इस मौसम के लिए किसी तरह से भी ठीक नहीं थे। उसने केवल एक ब्राउन लेदर जैकेट और एक ब्लू जीन पहनी थी। मैं देख सकती थी कि वह ठंड की वजह से कांप रहा था और उसे अपनी आंखें खुली रखने में काफी दिक्कत हो रही थी। मेरा पहला विचार था कि वो रिजॉर्ट के गेस्ट में से एक हो सकता है जो गुम हो गया हो। जैसे कि मैंने कहा कि हम एक ऐसे एरिया में थे जहां पास में जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। 10 किलोमीटर के रेडियस में कुछ बिल्डिंग्स थी और उस एरिया में सभी लोग या तो टूरिस्ट थे या सीजनल वर्कर थे। साथ ही ऐसा लग रहा था कि वह जमकर मरने वाला था। मुझे पता है कि अविश्वसनीय रूप से नईव लगता है, लेकिन मैंने उसे अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो आदमी कांपते हुए अंदर आया और मैंने देखा कि वह नंगे पैर था। ये मुझे बेहद वियर्ड लगा। वो वहां तक पहुंचने से पहले कितनी देर चला होगा। उसके पैर सफ़ेद और नीले थे, शायद जमने की कगार पर। मुझे उसके लिए बुरा लगा। सोच रही थी कि क्या उसे अपने पैर कटवाने पड़ेंगे। मैंने उसे कॉमन रूम में बिठाया जहां वो रेडिएटर के पास जा बैठा। मैं जल्दी से उसके लिए कुछ गर्म पीने को ले आई। मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम यहीं पर रहो, मैं एम्बुलेंस को कॉल करके आई, मैंने कहा। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। इस तरह के पैरों के साथ तुम कहीं नहीं जा पाओगे। उसने मेरी आंखों में सीधे देखते और पूरी सीरियसनेस के साथ जवाब दिया, वो मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे खोज लेगा और मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा। उस समय मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि वो आदमी पागल था। शायद उसे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। मैंने स्कूल में ठंड और एग्जॉशन के ह्यूमन माइंड पर इफेक्ट के बारे में कुछ पढ़ा था। स्कॉट एक्सपीडिशन के साथ अंटार्कटिका में हुआ था। उन्होंने हेलुसिनेट करना शुरू कर दिया था कि कोई उनका पीछा कर रहा था। मैं इसे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मैं उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी और मुझे उसे अंदर आने देने से पहले हेल्प बुलाने का रिग्रेट होने लगा। तुम यहीं रहो, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ, मैंने फिर कहा। कोशिश कर रही थी कि मेरे डर का उसे पता ना चले। मैं कॉमन रूम से धीरे धीरे बाहर निकली, उससे आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा और फिर मैं लिटरली रेजिडेंस के एकमात्र लैंडलाइन फ़ोन तक स्टेयर्स चढ़कर दौड़ी। पहले मैंने एम्बुलेंस बुलाई और फिर पुलिस को कॉल किया। फिर मैंने एक कोलीग के दरवाजे को खटखटाया, उसे बताया कि क्या हुआ और हम दोनों नीचे आ गए। मेरा ये कोलीग एक पुराना आदमी था। वो हमेशा बहुत शांत और हर सिचुएशन में कंट्रोल में रहता था। उसके साथ होने से मुझे सेफ महसूस हुआ। लेकिन जब हम कॉमन रूम में पहुंचे तो वो कमरा पूरी तरह से खाली था। मैं पिछले दरवाजे तक दौड़ी जहां मुझे बर्फ में नंगे पैरों के निशान मिले जो सड़क की दूसरी ओर जंगल की ओर आगे पीछे जा रहे थे। इमरजेंसी पर्सनल्स लगभग 1 घंटे में पहुंचे और उन्होंने एरिया को सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। जंगल में पैरों के निशान एक चट्टानी हिस्से तक गए जहां उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने दिन की रोशनी में उसे खोजने का ट्राई करने का डिसाइड किया, लेकिन अगले दिन सुबह जल्दी एक बर्फीला तूफान आ गया जिसने हर पॉसिबल ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और रेस्क्यू को भी खतरनाक बना दिया।
रिजॉर्ट मैनेजर ने गेस्ट की लिस्ट चेक की और अपेरेंटली कोई मिसिंग नहीं था। तो क्या वो मिस्टीरियस गेस्ट वाकई जंगल से आया था? मैं उस रात सो नहीं पाई। उसके बाद लंबे समय तक मुझे अजीब सपने आते रहे। मैंने अपनी कोलीग से बात की और उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। कहा कि मैंने जो किया उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, कि वो अपने डिसीजन से बाहर चला गया था। लेकिन मैं गिल्ट महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं इस बात के बारे में सोचती हूँ कि मुझे कॉमन रूम का डोर लॉक करना चाहिए था या पीछे का दरवाज़ा खोलने से पहले किसी और को बुलाना चाहिए था। आज तक मैं खुद से पूछती हूँ कि वो आदमी कौन था और उसके साथ वास्तव में क्या हुआ। जहाँ तक मुझे पता है, पुलिस कभी मेरे स्ट्रेंज इनकाउंटर को किसी मिसिंग पर्सन केस से कनेक्ट नहीं कर पाई। तो वो कहाँ से आया था और वो कहाँ चला गया, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो पागल था या वाकई कुछ उसका पीछा कर रहा था। द विलेज फ्रॉम द मैट। मेरे होम स्टेट में एक काफ़ी घनी आबादी वाले शहर के करीब एक छोटा सा ऐतिहासिक गांव है। उस समय मैं एक सिटी पुलिस एजेंसी में काम करता था और ये गांव, जो अब एक रिटेल शॉपिंग स्पॉट है, स्टेट के कंट्रोल में था और इसलिए इसे हायर्ड सिक्योरिटी की बजाय एक्चुअल पुलिस पेट्रोल की ज़रूरत थी। ये काफ़ी आसान ओवर टाइम शिफ्ट थी क्योंकि ये आमतौर पर बहुत चिल होती थी। कोइंसिडेंसली मुझे ये गांव बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ मैं बचपन में फील्ड ट्रिप पर आया था और टीनेजर के रूप में कई डेट्स पर भी। मैं अपनी वाइफ को भी यहीं पर डेट के लिए ले गया था जब हम सिर्फ डेट कर रहे थे। ये एक ब्यूटीफुल लिटिल स्पॉट है, फैमिली एक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छी जगह। यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। ये छोटा गांव काफ़ी खूबसूरत है, लगभग 20 एकड़ के एरिया में फैला। इसमें अपनी खुद की रिवर और बार्न है। ये हमेशा मौसम के हिसाब से डेकोरेटेड रहता है, खासकर फॉल्स में। इसके पुराने ऐतिहासिक घरों को अपडेट किया गया है, फिर भी इनकी पुरानी लुक को मेंटेन रखते हुए, और इन्हें दुकानों के कई ओनर्स को लीज पर दिया गया जो ट्रिंकलेट्स, बुटीक्स, कैंडी, टॉयज, बुक्स या और भी चीज़ें बेचते हैं। यहाँ तक कि इसकी अपनी टैफी मेकिंग दुकान भी है जो मॉडर्न और पुराने वक्त की कैंडीज से भरी है। यहाँ एक काफ़ी बड़े बार्न को एक ओवर प्राइज्ड मल्टी लेवल फर्नीचर स्टोर में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ एक ओल्ड ग्रेट सेलो को एक फैंसी रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है जिसमें रोमांटिक आउटसाइड डाइनिंग भी शामिल है। इसके अलावा हॉर्स स्टेबल्स और कई ओपन फील्ड हैं जहाँ पायोनियर्स ने अपनी कोप्स उगाई थी। सबसे छोटे घर और दुकानें इसकी छोटी सी रिवर के दोनों तरफ अरेंज हैं। यहाँ काफ़ी खूबसूरत वुडन ब्रिज है और घूमते हुए पथरीले रास्ते और ब्रॉड वॉक के साथ जो आपको दुकानों तक ले जाते हैं। ये न्यू इंग्लैंड के एक छोटे पीस के जैसा है। मेरी शिफ्ट रात के 10 बजे शुरू होती थी, जब दुकानें रात के लिए बंद हो जाती थी। मेरी जॉब थी ये इंश्योर करना कि सभी वर्कर्स, ज़्यादातर टीनेजर्स या अर्ली 20s में रहे अडल्ट, सेफली अपनी कार तक पहुंच जाएं और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स रात भर छेड़छाड़ से बचे रहें। इसी के साथ कोई दुकान में चोरी ना हो। ये अक्टूबर का वक्त था, इसीलिए ये एक ठंडी रात थी। मैंने एक विंटर कोट पहना था जिस पर मेरी पुलिस एजेंसी का इंसिग्निया था और मेरा बैज विजिबल था। मैंने दुकानों के आसपास अपना पेट्रोल शुरू किया, हैलोवीन डेकोर को एंजॉय करते हुए। गांव का ज़्यादातर हिस्सा पत्थरों से बने रास्ते पर पड़ रही स्ट्रिंग लाइट से चमक रहा था। जैक-ओ-लैंटर्न्स अभी भी दुकानों की विंडो के जरिए चमक रही थे। सभी वर्कर्स के सेफली बाहर निकलने के बाद मैंने अपने राउंड शुरू किए। पहले ये चेक करके कि उन्होंने अपनी दुकानों के दरवाज़ों को अच्छे से लॉक कर दिया है। ज़्यादातर समय आपको ये खुले मिलते हैं और आपको दुकान में अंदर जाकर दरवाजे लॉक करने पड़ते हैं। जैसे ही मैं अपने यूजुअल राउट पर चल रहा था, मुझे एक दुकान खुली मिली। एक दुकान का नाम एंटीक्विटी था। ये एक लार्ज पायोनियर होम थी जो एंटीक आइटम्स बेचती थी। मैं सोच रहा था ये टीनेजर्स कभी इस जगह के दरवाजे लॉक करना याद नहीं रखते। मैंने खुद ही इसे लॉक किया और अपना काम करते हुए आगे बढ़ गया। चलते चलते मैंने नदी को भी चेक किया ताकि ये श्योर हो
कि कोई छोटे पुल के नीचे कैंपिंग नहीं कर रहा या यहाँ छिपा तो नहीं है। शाम के अपने पहले राउंड के बाद अभी सिर्फ 10 बजे का समय था। प्रॉपर्टी के किनारे पर एक छोटा शेड है जहाँ हमें समय गुजारना होता है। इसमें प्रॉपर्टी के ज़्यादातर हिस्से के सीसीटीवी कैमरास हैं। ये वो जगह भी है जहाँ फार्म इक्विपमेंट, एटीवीज और स्नो ब्लोअर्स रखे जाते हैं। ये एक छोटी डरावनी बिल्डिंग है जिसमें कोई सुविधाएं नहीं है। ये जगह अक्सर ठंडी रहती है, एक छोटे से इलेक्ट्रिकल हीटर के अलावा जो मुश्किल से कभी काम करता था। मैं उस वक्त अपनी मास्टर डिग्री पर काम कर रहा था, इसीलिए मैं अपना लैपटॉप साथ लाता था। मैंने डिसाइड किया कि मैं राउंड के बीच कुछ होमवर्क करूँगा क्योंकि इन शिफ्ट में कुछ होता दिखता नहीं है। मैंने उस रात कई और राउंड्स किए, ठंडी पतझड़ की हवा और गिरते हुए पत्तों की क्रंचिंग को एंजॉय करते हुए। जैसे ही मेरी शिफ्ट खत्म हो रही थी, दुकानदार अपनी दुकानों में दिन के काम के लिए वापस आ रहे थे। मैंने डिसाइड किया कि एंटीक्विटी शॉप के दुकानदार से बात करूंगा और उन्हें याद दिलाऊंगा कि वो आज रात अपनी दुकान के दरवाजे को लॉक करें। मैं कसम खाती हूँ, मैंने दुकान को लॉक किया था। उस लड़की ने मुझे बताया, ये लॉक शायद टूटा हुआ है, ये हमेशा अपने आप खुल जाता है। ठीक है, मैंने सोचा ऐसा ही हो सकता है। इसके बाद मैं अपने घर गया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ दिन बाद मुझे गांव में एक और ओवरनाइट शिफ्ट मिली। ये शिफ्ट हैलोवीन के हफ्ते में थी और गांव अक्सर देर रात तक रौनक से भरा रहता था क्योंकि वहाँ एक हॉन्टेड कॉर्न मेज चल रही थी और एक बड़ी दुकान को हॉन्टेड हाउस में कन्वर्ट किया गया था। ये बहुत अच्छा था और उनके पास बच्चों के लिए विच हंट एक्टिविटी भी थी। पूरे गांव में कुछ विचेस को छुपाया गया था जो बच्चों को ढूंढनी थी। इसका मतलब था कि मेरा काम कम हो गया था क्योंकि दुकानें और गांव देर रात तक खुले रहने वाले थे। सभी को समय से गांव से बाहर करने और दुकानदारों और काम करने वालों को सेफली उनकी कार तक पहुंचाना मुश्किल हो सकता था क्योंकि हवा काफ़ी ठंडी थी। ये अक्टूबर के अंत का समय था। इस फेस्टिवल की एक्टिविटी के लिए इसे काफ़ी ज़्यादा सजाया गया था। कैरमलाइज्ड एप्पल्स और हॉट चॉकलेट लगभग हर दुकान पर बिकने के लिए थे और सभी लोग हैलोवीन की कॉस्ट्यूम में थे। जब हॉन्टेड हाउस और कॉर्न मेज चल रहे थे, मुझे आमतौर पर उनके करीब रहना पड़ता था क्योंकि लोग अक्सर इनमें गुम हो जाते थे या लोग मेज में कुछ गलत हरकतें भी करते थे। उस शाम जब दुकानें बंद हो रही थी, चीज़ें शांत होने लगी। जैसे यूजुअल मैं एम्प्लॉयज़ को उनकी कार तक ले जाता हूँ और दुकानों के सिक्योरिटी चेक्स पर लग जाता हूँ। मैंने गांव के चारों ओर एक चक्कर लगाया और एक बार फिर मुझे एंटीक्विटी दुकान खुली मिली। इस बार मैंने अंदर जाने का डिसाइड किया। मैंने उस दुकान में ज़्यादा समय नहीं बिताया था। उनकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी। मैंने दरवाजे को खुला छोड़ दिया क्योंकि मैं उस वक्त गांव में अकेला आदमी था। मैंने छोटी दुकान को अच्छे से अंदर से देखा। उनके मोशन एक्टिवेटेड हैलोवीन डेकोरेशन मेरे पास से गुजरने के बाद चलने लगे, जिन्होंने मुझे कई बार डराया। मैंने नोटिस किया कि दुकान के अंदर एक छोटी लकड़ी की सीढ़ियाँ थी जो ऊपर की ओर दूसरे फ्लोर पर जा रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस स्टोर में 2 फ्लोर्स थे। बाहर से मुझे लगता था कि ऊपर की छोटी विंडो केवल दिखावे के लिए ही थी। मैंने इन सीढ़ियों पर चलने का डिसाइड किया। मेरे हर एक कदम के साथ उनसे अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऊपर केवल एक छोटा सा बेडरूम था, अभी भी एंटीक फर्नीचर के साथ सजाया हुआ। उस कमरे की दीवार पर एक फैमिली की फ़ोटो थी, एक एंशिएंट फ़ोटो जिसमें बैकग्राउंड में फार्म के साथ एक फैमिली थी। ये ज़रूर उस घर के मालिक रहे होंगे और फार्म के भी, जो शायद कभी इस गांव का हिस्सा हुआ करता था। जब मैं इस फोटो को देख रहा था तभी सामने का दरवाज़ा जिसे मैंने खुला छोड़ा था अचानक अपने आप बंद हो गया। मैं इस पूरी घटना से काफ़ी डर गया। मैं जल्दी से नीचे गया, ये उम्मीद करते हुए कि दुकान में मेरे साथ कोई होगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अपना राउंड जारी करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने दरवाज़ा लॉक किया और अपनी काम को फिर से करने लगा। मैं पत्थरों के उस रास्ते पर चला, डेकोरेशंस को देखते हुए और सभी दरवाज़ों को चेक करते हुए बिना किसी और घटना के। इस पॉइंट पर यह लगभग रात के 2 बजे का टाइम था। मेरे दिमाग में आया
कि मैं उस एंटीक शॉप में वापस जाऊं और उस कमरे को फिर से देखूं। मैंने पहले सब कुछ नहीं देखा था, इससे पहले कि मैं हवा से दरवाज़ा बंद होने से एकदम से डर गया था। तो जैसे ही मैं दुकान के पास फिर से पहुंचा, मैंने नोटिस किया कि ऊपर की विंडो से डिम लाइट दिख रही थी। शायद मैंने वहां लाइट ऑन छोड़ दी थी। मैंने अपनी चाबियां निकाली दरवाजे को फिर से खोलने के लिए, लेकिन मुझे दरवाज़ा फिर से खुला मिला। इस पॉइंट पर मेरा शक मुझे बता रहा था कि यहाँ अंदर जरूर कोई ना कोई छिपा है या कोई बेड का मज़ा ले रहा था। मैंने अपनी गन निकाली और दुकान में अंदर आया, किसी को अरेस्ट करने के लिए तैयार होते हुए। इस तरह मैंने अपने रेडियो पर डिस्पैच को नोटिफाई किया, कुछ बैकअप को भेजने को कहा, कुछ ऐसा जो मुझे इस शिफ्ट में कभी नहीं करना पड़ा। जैसे ही मेरे कदम उन सीढ़ियों पर आवाज़ कर रहे थे, मुझे एक छोटी सी जलती हुई लालटेन मिली। उसकी आग फ्लिकरिंग कर रही थी। मैंने पहले सोचा था कि लालटेन काम करती होगी, इसलिए अगर मैंने उसे जलाया होता तो मुझे याद होता। मैंने जल्दी से बेडरूम में एंटर किया और मुझे वहाँ कुछ भी डिस्टर्ब नहीं मिला। मैंने अपनी गन को फिर से अपने होल्स्टर में रखा और डिस्पैच को नोटिफाई किया कि मेरा कोई ट्रेसपासर से कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता था? दरवाज़ा अपने आप खुल गया था, लालटेन जल रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी की, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ढूंढने की कोशिश की। अचानक किसी ने लालटेन को बुझा दिया। मुझे केवल मेरी फ्लैशलाइट की लाइट के साथ अंधेरे में छोड़ दिया। मैंने कमरे से बाहर नीचे तक भागने का सोचा, लेकिन इसका मतलब होता लालटेन के पास से गुजरना जो अभी बुझी थी। ये मुझे एक अच्छा आइडिया नहीं लगा। तभी मुझे एक फैमिलियर आवाज़ सुनाई दी, उन सीढ़ियों पर चलने पर आने वाली आवाज़। मैंने अपनी फ्लैशलाइट दरवाजे की तरफ रखी और मेरी गन भी तैयार थी। सब कुछ इसके एम्बुश होने की तरफ इशारा कर रहा था। इसी के साथ ही वो सीढ़ियों की आवाज़ इसकी सबसे ऊपरी सीढ़ी तक पहुंची। वहाँ कोई नहीं था। मैं उस बिल्डिंग से जितना जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी बाहर निकला और छोटी सिक्योरिटी बिल्डिंग तक दौड़ा। बाकी शिफ्ट वहाँ बिताई। मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं पागल नहीं हूँ। मैंने अपनी शिफ्ट ख़त्म की, अभी भी मैं डरा हुआ था। मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह में उन बच्चों से उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा। जी हाँ, ये जगह काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, उस छोटी सी लड़की ने मुझसे कहा। रूमर्स हैं कि इस गांव का एक पुराना फार्मर अभी भी यहाँ रहता है, प्रोबेबली क्योंकि हमने उसके सभी आर्टिफैक्ट्स को दुकान में रखा है। मैंने वहाँ अपनी शिफ्ट्स कंटिन्यू की, लेकिन मैंने उस दुकान में फिर से जाने की दिक्कत नहीं की। खुद को डराने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद मैंने गांव को छोटी दुकानों के बाहर से ही एंजॉय किया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगीं? अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में ऐसी ही सच्ची कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें।